हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। आज भी इस क्लास में झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज है गणेश चतुर्थी, तो आपको और आपके पूरे परिवार को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश आप सभी की जो भी मनोकामना हो वो सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करे। भगवान गणेश की ओर से आप सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे ताकि आपको अपनी लाइफ जो है उस प्लेटफॉर्म से आसान लगे। ठीक है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से आपको अपनी जिंदगी जो है वहां से आसान दिखाई दे। तो भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं जो है वो पूरी करे। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी बनने की इच्छा हो या फिर जो भी पाने की इच्छा हो, आप सभी की इच्छाएं जो है वो पूरी हो। तो चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। झारखंड के जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, यानी झारखंड के आने वाले एग्जामों में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चाहे बात करें हम लोग जेएसएससी की, चाहे हम लोग बात करें जेपीएससी की, तो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट किए गए हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रॉपर रोजाना इस क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस क्लास के नोटिफिकेशन या फिर जो भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर हम लोग आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जय श्री गणेश। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर को भारत की इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड के कौन से शहर को भारत की इस्पात नगरी यानी स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत के इस्पात नगरी की बात करेंगे तो कौन से शहर को जाना जाता है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। इस्पात नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। इसके सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन बी जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का इस्पात नगरी कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। वहीं बात करेंगे बोकारो की, तो बोकारो को झारखंड का इस्पात नगरी कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ झारखंड। बोकारो को बोकारो स्टील सिटी कहा जाता है। तो झारखंड के स्टील सिटी की बात करेंगे तो बोकारो, और पूरे भारत के स्टील सिटी की बात करेंगे, इस्पात नगरी की बात करेंगे तो जमशेदपुर। दूसरी बात है कि आप लोग बोलेंगे सर क्यों जमशेदपुर को क्यों इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से जमशेदपुर को क्यों जाना जाता है। कुछ तो कारण रहा होगा कि जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। जमशेदपुर में पहली बार स्टील फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। जमशेदपुर में पूरे भारत में पहली बार या फिर पूरे भारत में सबसे पहले जमशेदपुर शहर में ही स्टील फैक्ट्री की शुरुआत की गई थी, स्टील कारखाने की, इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी। इसीलिए जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर में एक कंपनी शुरू हुई थी जिसका नाम है टिस्को। क्या नाम है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कब शुरू हुआ ये टिस्को, तो 1907 में। कब शुरू हुआ, टाटा कंपनी के द्वारा 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी और इसीलिए जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए यह है टिस्को, और टिस्को को ही आज हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। पहले टिस्को था, उसके नाम को ही चेंज करके टाटा स्टील किया गया है। तो टाटा स्टील जो आज प्रेजेंट टाइम में है उसे पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, TISCO यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। ठीक है, 1907 में, इसीलिए जमशेदपुर को टिस्को के नाम से जानते हैं। झारखंड के किस जिले को काला हीरा की धरती के नाम से जाना जाता है,
झारखंड के कौन से जिले को काला हीरा की धरती के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, काला हीरा की धरती किसे कहते हैं? तो काला हीरा की धरती की बात करेंगे। काला हीरा किसे कहते हैं? डायमंड, ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? कोयला, कोयला जो है उसको ब्लैक डायमंड कहते हैं, कोयले को ब्लैक डायमंड कहते हैं। अब झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला जो है कहां पे पाया जाता है? झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है धनबाद में, इसीलिए ब्लैक डायमंड सिटी जो है, काला हीरा का शहर या फिर काला हीरा की धरती जो है धनबाद को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धनबाद। काला हीरा ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? तो कोयला को कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कोयला, और इसे जो है ब्लैक डायमंड कहते हैं। और कोयला सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो कोयला जो है सबसे ज्यादा धनबाद में पाया जाता है, इसीलिए धनबाद को सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड यानी काले हीरे का शहर या फिर काला हीरा की धरती कहते हैं। धनबाद, धनबाद में सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है, तो आप लोग सभी को पता है कि धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे बात करें भारत की कोयला राजधानी, वो भी कहते हैं धनबाद को, काला हीरा का शहर या फिर काला हीरा की धरती धनबाद को, और खदानों का शहर सिटी ऑफ माइंस किसे कहते हैं? धनबाद को। ठीक है, तो धनबाद को 3-4 नाम से जाना जाता है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। सिटी ऑफ माइंस धनबाद, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड धनबाद, क्या कहते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद। तो तीनों चीजों को आप लोग धनबाद में याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी हैं सागर कुमार, उनका चयन जो है जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया है? तो जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में अगर सागर कुमार का चयन किया गया है, इसका मतलब क्या है कि सागर कुमार जो है कबड्डी प्लेयर है, सागर कुमार कबड्डी खिलाड़ी है, तभी तो कबड्डी टीम में किया गया होगा। ठीक है, सागर कुमार कबड्डी खिलाड़ी है और इनका चयन जो है जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया है। तो सागर कुमार झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? किसी को इसका सही आंसर पता है? जो लोग करंट अफेयर का क्लास लेते हैं उनको पता होगा। सागर कुमार की बात करेंगे तो ये बोकारो के रहने वाले, कहां के? बोकारो के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। सागर कुमार की बात करेंगे तो ये बोकारो के रहने वाले हैं, पेशे से कबड्डी खिलाड़ी हैं और जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में इनका चयन किया गया है। अब सागर कुमार तो ये है, देखिए सागर कुमार, और ये क्या है? पेशे से एक कबड्डी खिलाड़ी है, इनका चयन जो है जूनियर भारतीय कबड्डी टीम में किया गया है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है? तो झारखंड का खजाना जो है वो कौन से पठार को कहा जाता है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड का खजाना, झारखंड का खजाना किसे कहते हैं? झारखंड का खजाना। तो झारखंड के खजाने की बात करेंगे, झारखंड का खजाना उसे कहा जाएगा जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में चीजें प्राप्त होंगी। खजाना का मतलब क्या है? जहां पे बहुत सारे मात्रा में चीजें उपलब्ध हो। तो झारखंड का खजाना किस पठार को कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। ऑप्शन की बात करें बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर के पठार में बहुत ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है। खनिजों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो खनिज है आपको छोटा नागपुर के पठार में ही देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाने के कारण खजाना, झारखंड का खजाना कहा जाता है। साथ ही साथ रत्न गर्भा के नाम से भी जाना जाता है। अगर छोटा नागपुर के पठार की बात करेंगे तो रत्न गर्भा के नाम से भी जाना जाता है। रत्न गर्भा का मतलब क्या होता है? जिसके गर्भ में, गर्भ का मतलब क्या होता है? जिसका पेट, तो जिसके पेट में सबसे ज्यादा रत्न हो, जिसके पेट में सबसे ज्यादा मिनरल्स हो। तो किसके पेट में सबसे ज्यादा मिनरल्स है? छोटा नागपुर के पठार के पेट में। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को झारखंड का खजाना कहते हैं। या फिर आप लोग अगर कहें कि रत्नगर्भा, तो रत्नगर्भा भी छोटा नागपुर के पठार को ही कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं छोटा नागपुर का पठार। और बात करेंगे छोटा नागपुर के पठार की, तो झारखंड की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ की चोटी, वो भी छोटा नागपुर के पठार में ही स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में ही पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, रांची संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? रांची म्यूजियम, तो रांची म्यूजियम की जो स्थापना है वो कौन से ईयर में किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो रांची म्यूजियम गया हो, रांची म्यूजियम घूमा हो?
तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें। आप में से ऐसा कोई है जो रांची म्यूजियम को घूमा हो तो अपना एक्सपीरियंस जो है हम लोगों के साथ शेयर करें। अगर ऐसा कोई है जो रांची म्यूजियम गया हो तो अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ जरूर शेयर करें। और जल्दी से कमेंट करके ये भी बताएं कि रांची म्यूजियम की जो स्थापना है कौन से ईयर में किया गया था। रांची संग्रहालय की जो स्थापना है वो कौन से ईयर में किया गया था, कौन से वर्ष किया गया था। तो रांची म्यूजियम की अगर बात करें, रांची संग्रहालय की बात करें तो रांची संग्रहालय की स्थापना 1972 में किया गया था। ऑप्शन में आपको सी में देखने को मिलेगा 1972, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1972। ये आप देख सकते हैं रांची म्यूजियम, और रांची म्यूजियम जो है रांची में स्थित है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये रांची में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी। ठीक है, चलिए आज गणेश चतुर्थी है तो एक बार कमेंट करके ये भी बता दें कितने लोगों के घर में गणेश जी की मूर्ति जो है आज के दिन लाया गया है, आज के दिन स्थापित किया गया है। तो गणेश जी की मूर्ति कितने लोगों के घर में स्थापित किया गया है? आप में से ऐसा कोई है जिसके घर में गणेश जी की मूर्ति जो है आज स्थापित किया गया हो, आज जो है गणेश जी की मूर्ति लाया गया हो और आज से लेकर 10 दिन तक भगवान श्री गणेश की जो पूजा अर्चना है वो की जाएगी? ऐसा है कोई हमारे क्लास में? ऐसा कोई है जो जिसके घर में आज जो है गणेश जी की मूर्ति लाई गई हो? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की किस खिलाड़ी को रेलवे के द्वारा नौकरी जो है वो मिली है, या फिर झारखंड के कौन से खिलाड़ी को रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है? तो रेलवे में झारखंड के किस खिलाड़ी को नौकरी मिली है, या फिर रेलवे के द्वारा झारखंड के कौन से खिलाड़ी को नौकरी दिया गया है? क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो बात करेंगे रेलवे की। रेलवे के द्वारा झारखंड की एथलीट है, कौन है झारखंड की एथलीट? तो झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला को नौकरी जो है वो मिला है। रेलवे के द्वारा आशा किरण बारला को नौकरी मिली है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं आशा किरण बारला, इन्हें जो है रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है। देखिए आप लोग इनके बारे में तो जानते ही होंगे, आशा किरण बारला के बारे में, झारखंड की अंतरराष्ट्रीय एथलीट है, इन्हें रेलवे के द्वारा नौकरी मिला है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग अभी कोमोलिका कुमारी की। तो कोमोलिका कुमारी के बारे में भी देखे हैं, आर्चरी प्लेयर है कोमोलिका कुमारी। उन्हें जो है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नौकरी दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उन्हें नौकरी मिली है। यही रांची में, हमारे रांची में ही उनकी पोस्टिंग है, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर उनका रिक्रूटमेंट जो है आरबीआई के द्वारा किया गया है। और रांची में जो आरबीआई का ब्रांच है, आरबीआई का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, रांची में उसका एक ब्रांच है। तो उसका जो रांची वाला ब्रांच है उसमें असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कोमोलिका कुमारी को नियुक्त किया गया है, कोमोलिका कुमारी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो कोमोलिका कुमारी जो कि झारखंड की आर्चरी प्लेयर है, उन्हें आरबीआई के द्वारा नौकरी दिया गया है। आशा किरण बारला की बात करें, इन्हें रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है। अंकिता की बात करेंगे तो अंकिता को बीआरओ बॉर्डर क्या कहते हैं, बीआरओ बोल रहे हैं, बीएसएफ के द्वारा नौकरी दिया गया है। अंकिता कुमारी को बीएसएफ के द्वारा नौकरी मिली है। तो झारखंड के कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें नौकरी जो है मिली है। ठीक है, चलिए तो आशा किरण बारला के बारे में अभी पूछा जा रहा था। आशा किरण बारला को रेलवे के द्वारा नौकरी जो है वो दिया गया है। ठीक है, झारखंड का एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो कौन होता है? झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो कौन है, कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो झारखंड के एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में पूछा जा रहा है कि झारखंड के जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है। तो झारखंड के एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में पूछा जा रहा है। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। जो लोग झारखंड का पॉलिटी पढ़े होंगे उनको पता होगा, झारखंड का पॉलिटी पूरा कंप्लीट किए हैं। कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि झारखंड का पॉलिटी जो है अधूरा है। झारखंड का पॉलिटी जो है पूरा कंप्लीट किए हैं। और झारखंड के पॉलिटी में आपको बताए थे कि झारखंड के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं। क्या होगा सही आंसर? झारखंड के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं कौन? तो झारखंड के गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल, ऑप्शन बी। झारखंड के जो राज्यपाल होते हैं, झारखंड के जो गवर्नर होते हैं, वो झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। अगर बात करेंगे झारखंड के कार्यकारी प्रधान की, झारखंड के नाम मात्र पर प्रधान की, तो झारखंड के नाम मात्र के प्रधान या फिर एग्जीक्यूटिव हेड, कार्यकारी जो प्रधान है वो गवर्नर होते हैं। लेकिन सारी जो शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री के पास होती है। जिस प्रकार से अगर हम लोग सेंट्रल की बात करेंगे तो सेंट्रल में, केंद्र में आप देखेंगे कि पूरे देश का जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो तो राष्ट्रपति होता है।
पूरे देश का एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, पूरे देश का एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। उसी तरीके से राज्य की बात करेंगे तो राज्य में जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो होता है गवर्नर, राज्यपाल, लेकिन पावर्स किसके पास होते हैं? तो मुख्यमंत्री के पावर होते हैं। जिस तरीके से पूरे देश का एग्जीक्यूटिव हेड होता है राष्ट्रपति, उसी तरीके से राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है राज्यपाल, गवर्नर। और पावर्स जिस तरीके से सेंट्रल में देश में प्रधानमंत्री के पास होता है, उस तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री के पास होता है। ठीक है, अभी झारखंड के राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, आप लोग सभी जानते होंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये है सीपी राधाकृष्णन, और ये जो झारखंड के अभी प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, सीएनटी एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? सीएनटी एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सीएनटी की बात करेंगे, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, ये एक भूमि सुधार कानून है। ठीक है, ये एक भूमि सुधार कानून है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भूमि संबंधित कानून है। ठीक है, लैंड रिलेटेड एक एक्ट है सीएनटी एक्ट, और पूरे छोटा नागपुर पे सीएनटी एक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सीएनटी एक्ट यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया गया था? क्या होगा सही आंसर? सीएनटी एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सीएनटी एक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 1908 1908 में। कब? ऑप्शन सी 1908 में सीएनटी एक्ट को लागू किया गया था। सीएनटी एक्ट कहां पे लागू है? तो आप ये देखेंगे, ये है छोटा नागपुर डिवीजन, सॉरी, ये है छोटा नागपुर डिवीजन, ये वाला, और ये वाला है छोटा नागपुर डिवीजन। एक हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, दूसरा हो गया साउथ छोटा नागपुर। तो नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर, यही दो डिवीजन में सीएनटी एक्ट आपको देखने को मिलेगा। वही बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं संथाल परगना। ठीक है, ये कौन सा है? ये है संथाल परगना, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर पे आपको देखने को मिलेगा सीएनटी एक्ट, और संथाल परगना में आपको देखने को मिलेगा एसपीटी एक्ट। तो अभी हम लोग फिलहाल सीएनटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। 1908 में सीएनटी एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अब सीएनटी एक्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में सीएनटी एक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सीएनटी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो मिलेंगे, और उन सभी आर्टिकल्स को पढ़ना है। तो हम लोग सीएनटी एक्ट का क्लास लेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, वर्तमान में झारखंड के डीजीपी कौन है? डीजीपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और डीजीपी जो है किसी राज्य के पुलिस का हेड होता है। अगर बात करेंगे झारखंड के डीजीपी की, तो झारखंड पुलिस का सबसे हेड कौन होता है? झारखंड पुलिस का सबसे हेड होता है डीजीपी। उस राज्य के सबसे पुलिस में सबसे हेड कौन होते हैं? डीजीपी। और डीजीपी जो है एक राज्य का एक ही होता है। तो झारखंड के डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो झारखंड के डीजीपी हैं अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह, ऑप्शन सी। अजय सिंह जो है प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के डीजीपी है। इसके पहले झारखंड के डीजीपी कौन थे? नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा जो है इसके पहले झारखंड के डीजीपी थे, और नीरज सिन्हा को अब जेएसएससी का चेयरमैन जो है, जेएसएससी का डायरेक्टर जो है वो, सॉरी चेयरमैन जो है वो नियुक्त कर लिया है। जेएसएससी के अध्यक्ष बने हैं कौन? तो जेएसएससी के अध्यक्ष बने हैं झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा, और अभी झारखंड के डीजीपी कौन है? अजय सिंह। और ये आप देख रहे हैं अजय सिंह को, जो कि झारखंड के अभी प्रेजेंट टाइम पे डीजीपी हैं। आइए बात करते हैं अजय सिंह के बारे में। तो अजय सिंह जो है झारखंड के डीजीपी बने हैं, और ये जो है झारखंड के कितनेवें? तो झारखंड के 13वें डीजीपी बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजय सिंह झारखंड के कितनेवें डीजीपी बने हैं, तो अजय सिंह झारखंड के 13वें डीजीपी बने हैं। और प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के डीजीपी कौन है? अजय सिंह जो है प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के डीजीपी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो किस पार्टी के हैं? झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन ही ना अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो वो कौन से पार्टी के हैं? हेमंत सोरेन कौन से पार्टी के हैं? किसी का आंसर जो है गलत नहीं आना चाहिए, किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, सही बता रहे हैं।
इसका सबका सही आंसर आना चाहिए। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और आज के क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। झारखंड के प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किस पार्टी के हैं? आज का सबसे आसान क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जेएमएम के हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो किस पार्टी के हैं? जेएमएम के हैं। ये आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी। और ये कौन से पार्टी के हैं? जेएमएम के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। ठीक है। किस वर्ष जयपाल सिंह मुंडा का निधन जो है वो हुआ है? तो जयपाल सिंह मुंडा का निधन जो है वो किस वर्ष हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जयपाल सिंह मुंडा का जो निधन है वो किस वर्ष हुआ है। तो जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे, इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? 3 जनवरी 1903 में इनका जन्म हुआ था। कब? 3 जनवरी 1903 में इनका जन्म हुआ था। कहां पे? तो झारखंड के खूंटी जिले में। ठीक है। और इनके मृत्यु की बात करेंगे तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इनका जो निधन है, इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी। जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो झारखंड के निर्माण का जो आंदोलन रहा है उन पे इनका बहुत योगदान देखने को मिलता है। झारखंड के जो फुटबॉल हॉकी टीम है, सॉरी झारखंड की बोल रहे हैं, भारत की जो हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान भी रहे थे। जब ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे थे तो उस समय ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है भारतीय हॉकी टीम प्राप्त किए थे। तो जयपाल सिंह मुंडा की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छे लेखक थे, ये एक बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे, ये एक बहुत अच्छे नेता थे और उन सबसे बढ़कर ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो इनका जन्म हुआ है 3 जनवरी 1903 में और इनकी मृत्यु की बात करेंगे 1970 में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1970 में जयपाल सिंह मुंडा का निधन जो है वो हुआ है। और आप देख सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो झारखंड के कितने जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण जो है वो किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो करंट अफेयर की क्लास सुबह नहीं लेते हैं? आप में से ऐसा कोई है जो करंट अफेयर की क्लास ना लेता हो? सुबह 5 बजे एक होती है, सुबह 6 बजे एक होती है। सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर का क्लास होता है, सुबह 6 बजे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का क्लास होता है। ठीक है। तो दोनों क्लास को आप लोग अटेंड करें। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो 3 जिलों में। झारखंड के कितने जिलों में? झारखंड के 3 जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की जो स्थापना है या फिर निर्माण है वो किया जाएगा। अब बात करेंगे 3 जिलों में कहां कहां पे? तो धनबाद में, बोकारो में और पूर्वी सिंहभूम में। कहां कहां पे? धनबाद में, बोकारो में और पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है। झारखंड के 3 जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क जो है वो निर्माण किया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देख सकते हैं और झारखंड के 3 जिलों में धनबाद, बोकारो और ईस्ट सिंहभूम में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। धनबाद में तो ये है मैप में धनबाद, आप देख सकते हैं, ये है मैप में बोकारो और ये रहा मैप में पूर्वी सिंहभूम। तो इन 3 जिलों में इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। ठीक है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहां पर स्थित है? किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम स्थित है? जल्दी से बताएंगे किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है वो स्थित है। तो कहां पे है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है वो कहां पे है? जल्दी से बताएंगे। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम की बात करेंगे तो ये कहां पे है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुमला। गुमला में आपको देखने को मिलेगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। और ये देखिए अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और अल्बर्ट एक्का जिन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। इनके नाम से अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम भी रखा गया है। ठीक है। इनके नाम पे अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम भी रखा गया है। परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है कहां पे है? तो ये गुमला जिले में है। और आप ये देख रहे हैं अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहां पे? ये गुमला जिले में स्थित है। ठीक है। गुमला तो मैप में कहां पे है गुमला? ये रहा मैप में गुमला और इसी गुमला जिले में आपको देखने को मिलेगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। ठीक है। कहां पे? गुमला में। आइए
जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है कहां पे स्थित है? अभी हम लोग अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के बारे में देखें तो वो गुमला जिले में था। अब पूछा जा रहा है जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो कहां पे है जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद या फिर ऑप्शन डी रांची। क्या होगा इसका सही आंसर? जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पे है? जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा? जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है कहां पे है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद या फिर ऑप्शन डी रांची। तो जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ये रांची में है। कहां पे है? रांची में है जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो ये कहां पे स्थित है? ये जो है रांची में स्थित है जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये आप देख रहे हैं जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये रांची में है। आइए रांची के कुछ नामों के बारे में जानते हैं। रांची तो झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है। रांची झरनों का शहर, सिटी ऑफ फॉल, रांची झरनों का शहर। झारखंड की शिमला, शिमला ऑफ झारखंड किसे कहते हैं? रांची, ठीक है। तो इन नामों से रांची को जाना जाता है। झारखंड की शिमला किसे कहते हैं? रांची को कहते हैं। झरनों का शहर किसे कहते हैं? रांची को कहते हैं। और बात करेंगे रांची जिले की, तो रांची जिले की स्थापना कब की गई थी? 1899 में, 1899 में, ठीक है। और बात करेंगे साउथ छोटानागपुर डिवीजन की, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? रांची में। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? रांची में है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। अच्छा, एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। तो झारखंड में कहां पे सबसे अनोखा पुस्तकालय का निर्माण जो है वो किया जाएगा? झारखंड में सबसे अनोखा पुस्तकालय, तो आपको बताया गया था करंट अफेयर की क्लास में कि झारखंड का सबसे अनोखा पुस्तकालय और झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है कहां पे निर्माण किया जाएगा? पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। तो झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी या फिर झारखंड का सबसे अनोखा लाइब्रेरी तो कहां पे किया जाएगा? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी रांची। तो झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी की बात करें या फिर झारखंड का सबसे अनोखा लाइब्रेरी की बात करें तो कहां पे? झारखंड का सबसे अनोखा पुस्तकालय या फिर झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय, तो कहां पे? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में झारखंड का सबसे बड़ा या फिर झारखंड का सबसे अनोखा जो पुस्तकालय है उसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। और बात करेंगे सबसे बड़ा पुस्तकालय की, तो इसमें जो है एक साथ 5000 स्टूडेंट्स की बैठने की क्षमता होगी। लगभग 62 करोड़ की लागत से इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा, ठीक है। सबसे अनोखा पुस्तकालय या फिर सबसे बड़ा पुस्तकालय की बात करेंगे तो रांची में, और 5000 स्टूडेंट्स एक साथ यहां पर बैठकर पढ़ सकें, इतना ही बड़ा ये पुस्तकालय होगा, इतना ही बड़ा ये लाइब्रेरी होगा। साथ ही साथ इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी? 62 करोड़ लागत, यानी लगभग 62 करोड़ की लागत से इस लाइब्रेरी का निर्माण रांची में किया जाएगा, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर किसी को कोई डाउट है या फिर किसी को किसी क्वेश्चन में परेशानी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या डाउट है। और जिनको कोई डाउट नहीं है वो लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके ये भी बता दें क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो आज से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना जो है वो चलेगी और 10 दिनों तक हमें भगवान श्री गणेश का सेवा करने का मौका मिला है। तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दे, भगवान श्री गणेश की 10 दिनों तक अच्छे से सेवा करें, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। रोजाना ये क्लास होती है रात को 9 बजे, तो रोजाना क्लास जुड़े मेरे साथ में रात को 9 बजे इस क्लास में, मिस ना करें इस क्लास को। और इस क्लास में प्रॉपर झारखंड जीके के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में या फिर बात करेंगे रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में, सभी चीजों के बारे में प्रॉपर डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।